हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा एंड जीआईसी एग्जाम की बात की जाए तो इसका आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और साथ में जीएस के साथ इसका प्रैक्टिस सेट का कॉम्बो ऑफर यहाँ पर चल रहा है जिसमें कुछ छूट देखने को मिलेगी। सिंगल अगर आप चाहते हैं केवल जीएस का प्रैक्टिस सेट तो भी यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। सिंगल समाजशास्त्र का भी यहाँ पर मिल जाएगा एंड कॉम्बो ऑफर में यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स चल रहे हैं अभी इस वक्त। इसमें प्रैक्टिस सेट भी कॉम्बो ऑफर में जीएस का मिल जाएगा। एंड बात की जाए जीडीसी एग्जाम की तो उसके लिए भी यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा जिसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जिसमें समाजशास्त्र के अलावा जीके का भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। एंड बात की जाए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए जिसमें कि आप उन लोगों ने बहुत से बच्चों ने कहा था कि इसका प्रैक्टिस सेट लाने को, तो ये आप प्रैक्टिस सेट आ चुका है जिसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड एमपी सेट के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। और अब बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी ये जल्द ही ये नोट्स तैयार किए गए हैं, थिंकर्स से रिलेटेड है। बहुत से बच्चों ने कहा था थिंकर्स से, चूंकि इससे पहले वाले जो नोट्स थे उसमें थिंकर्स ऐड नहीं थे, ठीक है। तो ये थिंकर्स के अलग से नोट्स आए हैं। कौन कौन से इसमें थिंकर्स शामिल हैं, कोई भी इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये सभी समाजशास्त्र से जुड़ी हुई एग्जाम्स से रिलेटेड है, ठीक है। सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक देखिए हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, अत्यधिक विशिष्ट कामगारों द्वारा बड़ी संख्या में मानकीकृत उत्पादों की विशेषता से युक्त उत्पादन को कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर कारखाने का उत्पादन, पूंजीगत उत्पादन, थोक उत्पादन या फिर उपयुक्त में से सभी। अत्यधिक विशिष्ट कामगारों द्वारा बड़ी संख्या में मानकीकृत उत्पादों की विशेषता से युक्त उत्पादन को क्या कहा जाता है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है यहाँ पर देखिए मिलान करना है, देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर जॉर्ज सिमेल की बात करें तो ये मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। लुइस वर्थ यहाँ पर नगरवाद को एक जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित करते हैं तो यहाँ पर बी का फोर्थ हो जाएगा। मैनुअल कैसल्स की बात करें तो ये नेटवर्क सोसाइटी से जुड़ जाएंगे और टॉनीज जेसल शेफ्ट एंड जेमन शेफ्ट की बात करते हैं तो ये थर्ड, डी का थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाए, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, वर्ग की यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं बतानी है, कौन कौन सी हैं। देखिए यहाँ पर 5 दिया गया, 5 विशेषताएं कुछ बताई गई हैं। पहली है समरूपता और सरलता, दूसरी है व्यक्तिवाद, तीसरा है आर्थिक और व्यवसायिक मूल, चौथा है बौद्धिकवाद और पांचवा है परंपरावाद। वर्ग की प्रमुख यहाँ पर विशेषता बतानी है, कौन सी है। वर्ग की प्रमुख विशेषता, तो यहाँ पर हमें वर्ग में कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। व्यक्तिवाद देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। आर्थिक और व्यवसायिक मूल और बौद्धिकवाद, यहाँ पर बी होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और कार्ल मार्क्स का तो कहना भी था, ठीक है। कार्ल मार्क्स का याद रखिएगा, उन्होंने कहा था व्यक्ति वर्ग की उपज है, ठीक है। व्यक्ति वर्ग की उपज है, ये किसका कहना था, कार्ल मार्क्स का कहना था,
चलिए अब यहाँ पर देखिए, वर्ग संरचना के अंतर्गत ऐसे लोग जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से अधिकारहीन और वंचित है, वे किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे, उन्हें किस वर्ग में हम शामिल करेंगे। यहाँ पर आर्थिक वर्ग, दमनित वर्ग, अंडर क्लास या फिर इनमें से कोई भी नहीं। वर्ग संरचना के अंतर्गत ऐसे लोग जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से अधिकारहीन और वंचित है, उन्हें किस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, वे किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर क्या होगा, अंडर क्लास होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, अंडर क्लास होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम कुछ कार्ल मार्क्स के बारे में बात करें तो कार्ल मार्क्स ने संरचना के दो प्रकार बताए थे, अधोसंरचना और अधिसंरचना। ठीक है, अधोसंरचना है और दूसरी क्या हो जाएगी, अधिसंरचना। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी, अधिसंरचना हो जाएगी। ठीक है, व्यक्ति को इन्होंने व्यक्ति वर्ग की उपज है, ये इनका कहना था, ये स्टेटमेंट है, इनका कथन है, व्यक्ति वर्ग की उपज है। ये किसका कहना है, कार्ल मार्क्स का। क्रांतियां इतिहास की इंजन है या वाहक है, इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। और धर्म को जनता के लिए अफीम बताया था, धर्म जनता की अफीम है, इस तरह से इनका स्टेटमेंट एग्जाम्स में आता है। धर्म को इन्होंने कहा था कि धर्म पीड़ित लोगों की आह है, एक बेदिल दुनिया की भावना है, आत्मविहीन स्थितियों की आत्मा है, और ये यानी कि धर्म जनसाधारण के लिए अफीम है, इस तरह से इनका एक स्टेटमेंट आता है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी अंडर क्लास होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। परिस्थिति, सामाजिक स्थिति, भूमिका, व्यवहारगत अपेक्षाएं, समाजीकरण, सीखने की प्रक्रिया, मूल्य, विशिष्ट दिशा निर्देश। यहाँ पर सही नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर मूल्य, विशिष्ट दिशा निर्देश, ये यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, गलत, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए, आर कोहेन ने लोगों के फैलाव के प्रति ऐतिहासिक उपागम अपनाते हुए डायस्पोरा की निम्न श्रेणियों की पहचान की। यहाँ पर 5 दिए गए हैं। पहला है पीड़ित डायस्पोरा, दूसरा है श्रमिक डायस्पोरा, तीसरा है व्यापारी डायस्पोरा, चौथा है साम्राज्यिक डायस्पोरा और पांचवा है सांस्कृतिक डायस्पोरा। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ये पांचों हो जाएंगे। ठीक है, पीड़ित डायस्पोरा, श्रमिक डायस्पोरा, व्यापारी डायस्पोरा, साम्राज्यिक डायस्पोरा और सांस्कृतिक डायस्पोरा, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है यहाँ पर देखिए, मिलान करना है, देखकर बताएं। यहाँ पर सही क्या होगा, हरिजन नैतिक और रीति नीति विषयक से जुड़ जाएगा। SC ST की अगर हम बात करें, SC ST तो संवैधानिक और प्रशासनिक हो जाएगा। यहाँ पर दलित की अगर हम बात करें, ठीक है, दलित की अगर हम बात करें तो ये राजनीतिक और सांस्कृतिक से संबंधित हो जाएगा, और महादलित राजनीतिक एवं प्रशासनिक से जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही ढंग से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ये सारे सही होंगे। ठीक है, ये सभी सही हैं। पार्क एंड बर्गेस इकोलॉजिकल स्कूल से, HW ओडेम रीजनल स्कूल से, माजिद हुसैन ह्यूमन जियोग्राफी एंड द फैमिली इन इंडिया AM शाह, ये सभी सही होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने प्रतिरूप मानवीय अंतःक्रिया के वर्णन के लिए सामाजिक संबंध अवधारणा की रचना की थी, जो अभिप्रेरित, सार्थक और प्रतीकात्मक है। यहाँ पर ऑप्शंस में CH कूले, एर्विंग गॉफमैन, मैक्स वेबर, पेरेटो यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर इनमें से किस समाजशास्त्री ने प्रतिरूप यानी पैटर्न मानवीय अंतःक्रिया के वर्णन के लिए सामाजिक संबंध अवधारणा की रचना की, जो अभिप्रेरित, सार्थक और प्रतीकात्मक है। यहाँ पर सही क्या होगा, बताएं यहाँ पर।
यहाँ पर मैक्स वेबर होगा, ठीक है, मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया को बताया था। और मैक्स वेबर 4 तरह की सामाजिक क्रियाओं की बात करते हैं। पहली जो यहाँ पर सामाजिक इन्होंने क्रिया बताई वो तार्किक बताई है, ठीक है, तार्किक क्रिया पहली हो जाएगी, तार्किक क्रिया। दूसरी हो जाएगी मूल्यांकनात्मक, ठीक है। तीसरी यहाँ पर हो जाएगी भावात्मक क्रिया। और चौथी यहाँ पर परंपरागत क्रिया हो जाएगी, ठीक है। चौथी यहाँ पर क्या होगी, परंपरागत क्रिया होगी। ये 4 प्रकार इन्होंने क्रिया के बताए थे मैक्स वेबर ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये सही क्रम में लगाने को आते हैं, तो इसे ऐसे ही सही क्रम में यहाँ पर आपको बताया गया, इसे ऐसे ही आपको याद करना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं प्रश्न। अध्ययन की गई वस्तु विशेषताओं और गुण धर्मों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर प्राकल्पना, शोध प्रश्न, नीति शास्त्र, अवधारणाएं यहाँ पर दिए गए हैं। अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताओं और गुण धर्मों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर अवधारणाएं होगा, कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अनुसंधान प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक दुर्खीम द्वारा लिखी गई है जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है। ऑप्शन से यहाँ पर देखिए पुस्तकें हैं, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस। अनुसंधान प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक दुर्खीम द्वारा लिखी गई है जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर बताएं सही क्या होगा। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। सही यहाँ पर द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और ये कब आती है, 1895 में, ठीक है, 1895 में आती है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। और दुर्खीम की यहाँ पर कुछ पुस्तकें बताई गई हैं, जैसे कि द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है जो कि 1893 में आती है। इसके अलावा द सुसाइड है जो कि 1897 में आती है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है 1912 में आती है। और एजुकेशन एंड सोशोलॉजी ये 1922 में आती है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न है, सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने समय के खानाबदोश और असीम समाजों की केंद्रीय विशेषताओं को समझने के लिए किसने किया। ऑप्शन से यहाँ पर कार्ल मार्क्स, रेंडॉल्फ कोलिंस, इब्न खातून और लेविस्ट्रॉस। सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने समय के खानाबदोश और असीम समाजों की केंद्रीय विशेषताओं को समझने के लिए किसने किया था। किसने किया था, इब्न खातून ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और इनका कहना था समाज के पतन का जो कारण बताया इन्होंने, समाज के पतन का कारण किसको माना था, नौकरशाही को माना था, ठीक है, नौकरशाही को माना था यहाँ पर। इसे आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न है, मिथ एंड मीनिंग के लेखक है। ऑप्शन है यहाँ पर मैलिनोवस्की, लेविस्ट्रॉस, एसएफ नाडेल, रेडक्लिफ ब्राउन। चलिए बताएं, मिथ एंड मीनिंग ये किसकी पुस्तक है, मिथ एंड मीनिंग किसकी है, बताएं यहाँ पर। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा।
यहाँ पर राइट होगा लेविस्ट्रॉस, ठीक है, लेविस्ट्रॉस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी यहाँ पर कुछ पुस्तकें बताई गई हैं, जैसे कि द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, द रॉ एंड कुक्ड है। एंड लेविस्ट्रॉस की अगर हम बात करते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स की, तो इन्होंने संरचनावाद की अवधारणा दी है, ठीक है, संरचनावाद की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। इसके अलावा मिथ यानी कि हम कहें मिथक का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया है। नातेदारी अणु, ठीक है, नातेदारी अणु की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है, ठीक है। तो ये अवधारणाएं लेविस्ट्रॉस के द्वारा दी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर प्रश्न, उस विचार को क्या कहा जाता है जिसका संबंध मार्शल मैक्लुलन से है, जिन्होंने विद्युत संचार को भी विश्व को सुसंगत एकल समुदाय में जोड़ने वाले के रूप में देखा है। यहाँ पर ऑप्शंस में है वैश्विक गांव, वैश्विक नेटवर्क, वैश्विक स्थान और वैश्विक शहर। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा ये। चलिए यहाँ पर देखकर बताएं। ग्लोबल विलेज होगा, वैश्विक गांव होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है संरचनात्मक असमानता संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार के रूप में हैबिट्स की अवधारणा का, जिसमें मनुष्य की आदतों दिनचर्या में सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, मूल रूप से किसने प्रयोग किया था? बोर्दियो, नॉर्बर्ट इलियास, एंथोनी गिडेंस, डेविड मैथ्यू। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संरचनात्मक असमानता संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार के रूप में हैबिट्स की अवधारणा का, जिसमें मनुष्य की आदतों दिनचर्या में सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, मूल रूप से किसने प्रयोग किया था? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर बोर्दियो होगा। हैबिट्स का कॉन्सेप्ट किसका था? बोर्दियो का था। हैबिट्स मतलब आदत है, इसे आदत कहेंगे हिंदी में। हैबिट्स ज़्यादातर एग्जाम्स में इसी तरह से एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आदत भी याद रखेंगे। लोगों, ये होता क्या है, लोगों के जीवन यापन के तौर तरीके, उठने बैठने का तरीका, जीवन शैली को ही इन्होंने हैबिट्स कहा था, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बोर्दियो की बात करें तो इन्होंने पूंजी या संपत्ति के 4 प्रकार भी बताए थे, ठीक है, इसके 4 प्रकार भी बताए थे। पहली जो पूंजी इन्होंने बताई है ये आर्थिक पूंजी है, ठीक है, पहली पूंजी इन्होंने आर्थिक पूंजी बताई। दूसरी इन्होंने सामाजिक पूंजी बताई है। दूसरी पूंजी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिक पूंजी हो जाएगा। और तीसरी यहाँ पर पूंजी सांस्कृतिक पूंजी इन्होंने बताई है, ठीक है, सांस्कृतिक पूंजी इन्होंने बताई है। पहली आर्थिक हो जाएगी, सामाजिक पूंजी है, सांस्कृतिक पूंजी है, और फिर इसके अलावा प्रतीकात्मक पूंजी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, प्रतीकात्मक पूंजी। ये 4 तरह की जो पूंजी है वो बोर्दियो के द्वारा यहाँ पर बताई गई है। इसे भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है। और इनके अगर हम पुस्तकों के बारे में बात करते हैं तो एक तो डिस्टिंक्शन है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस है। इसके अलावा द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस है, इसे याद रखिए। एक है लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक पावर, ठीक है। और फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स हैं बोर्दियो की, इसे आपको याद रखना है। डिस्टिंक्शन है, आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी प्रैक्टिस है, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस है, फिर लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक पावर है, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर है। ये सारी जो पुस्तकें यहाँ पर आपको बताई गई हैं ये सभी बोर्दियो की है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। मैनुअल केसेस के अनुसार सूचना क्रांति है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर, एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नेटवर्क समाज, वैधीकरण का संकट। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा एक नई सामाजिक व्यवस्था और एक नेटवर्क समाज, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और वैधीकरण के संकट की बात किसने की है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है दलित इन मॉडर्न इंडिया। किसकी है दलित इन मॉडर्न इंडिया? दलित मॉडर्न इन इंडिया ये किसकी है? दलित मॉडर्न इन इंडिया ये किसकी हो जाएगी?
SM माइकल की हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? प्रकार्यात्मक, धार्मिक, प्रजाति और नैतिक यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर प्रकार्यात्मक होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने विकासात्मक समाजीकरण और पुनः समाजीकरण का वर्णन किया है? स्टीवर्ट, बियरस्टेट, कूले, इयान रॉबर्टसन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विकासात्मक समाजीकरण और पुनः समाजीकरण का वर्णन किसने किया? अगर यहाँ पर हम समाजीकरण की बात करें, समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, तो ध्यान रखेंगे समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? एक सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि ये सीखने की प्रक्रिया है तो यह जीवन प्रयत्न चलेगी। ठीक है, ये विशेषताएं एग्जाम्स में पूछी जाती है। सीखने की प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न चलती है समाजीकरण, चेतन प्रक्रिया है। ठीक है, गतिशीलता पाई जाती है इसमें, गतिशील प्रक्रिया है, इसे भी याद रखेंगे। इसके अलावा इसकी एक प्रारंभिक अवस्था से प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है? तो प्रारंभिक अवस्था क्या होती है समाजीकरण की? बाल्यावस्था होती है। यहाँ पर बाल्यावस्था होगा। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है महत्वपूर्ण अवस्था का कि समाजीकरण की जो महत्वपूर्ण अवस्था है वो कौन सी है? तो इसे याद रखेंगे, बाल्यावस्था से किशोरावस्था माना जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था माना जाता है समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था को। और समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, यानी कि इसे कुछ परिभाषित स्टेटमेंट में देकर पूछते हैं या ऑप्शंस में देकर पूछते हैं तो ध्यान रखेंगे आप, व्यक्ति या समाज जिस सोसाइटी का सदस्य होता है। ठीक है, व्यक्ति जिस सोसाइटी का या बच्चा जिस समाज का सदस्य होता है, उस समाज के मानक, मूल्यों, मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। यानी कि अपने ही समाज के जो वैल्यूज है, नॉर्म्स है, उनको दूसरे के समाज के जब हम वैल्यूज को, नॉर्म्स को, मानकों को आत्मसात करते हैं तो उसको समाजीकरण नहीं कहा जाता है, बल्कि व्यक्ति या बच्चे जिस समाज में उसका जन्म हुआ है उस समाज के मूल्यों, मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। इसे आप याद रखेंगे। और कूले ने समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसका है? कूले का है, जो कि एक समाजीकरण से संबंधित है। और यहाँ पर सही होगा इयान रॉबर्टसन। इयान रॉबर्टसन ने विकासात्मक समाजीकरण और पुनः समाजीकरण की बात की थी। और यहाँ पर अगर हम पार्सन्स की बात करें, ठीक है, पार्सन्स की बात करें तो इन्होंने प्राथमिक समाजीकरण की बात की है। याद रखेंगे आप, प्राथमिक समाजीकरण की बात किसने की है? पार्सन्स ने की है। और इसके अलावा द्वितीयक समाजीकरण। ठीक है, द्वितीयक समाजीकरण, प्राथमिक संस्थाओं के द्वारा जो समाजीकरण होता है उसको इन्होंने प्राथमिक समाजीकरण कहा, और द्वितीयक संस्थाओं के द्वारा जो समाजीकरण होता है उसे इन्होंने द्वितीयक समाजीकरण कहा है। तो ये प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण की बात पार्सन्स के द्वारा की गई है। यहाँ पर इयान रॉबर्टसन है, विकासात्मक समाजीकरण और पुनः समाजीकरण की बात इयान रॉबर्टसन के द्वारा की गई है। डी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने यह तर्क दिया है कि विसमानता विकृत व्यक्तित्वों के परिणाम स्वरूप नहीं बल्कि समाज की अपनी संस्कृति और संरचना से उत्पन्न होती है? A.K. कोहेन, R.K. मर्टन, E.M. लेमट, जॉन मैक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विचलन के जो बीज होते हैं या कारण है वो सोसाइटी को ही इन्होंने माना है, R.K. मर्टन। ठीक है, R.K. मर्टन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती है, किसने इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा? ऑप्शंस देख लीजिए, लॉयड आई रुडोल्फ, मिल्टन सिंगर, एलन आर बील्स, मैककेम मेरिट यहाँ पर दिए गए हैं। भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती, ये किसने इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा है? बताए यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉयड आई रुडोल्फ हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का त्रिविता जो विशिष्ट स्थानों को इस तरीके से जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएं मीलों दूर घटने वाली घटनाओं के द्वारा और विलोमता भी निर्धारित होती हैं, किस अवधारणा से संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शंस में है आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, पाश्चात्यकरण या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का
संबंधों की तीव्रता जो विशिष्ट स्थानों को इस तरीके से जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएं मीलों दूर घटने वाली घटनाओं द्वारा और विलोमता भी निर्धारित होती है। इसे हम क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन कहेंगे, वैश्वीकरण कहेंगे। ठीक है, वैश्वीकरण का समाजशास्त्र में सबसे पहले प्रयोग 1992 में किसने किया था? रॉबर्टसन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? रॉबर्टसन ने किया था 1992 में समाजशास्त्र में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन शब्द का यूज, और ये इसके क्या हैं? जनक हैं। ठीक है, समाजशास्त्र में इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया, इस वजह से ये क्या है? समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम गिडेंस की बात करें तो गिडेंस क्या कहते हैं वैश्वीकरण के बारे में? गिडेंस का क्या कहना है कि आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण है। ठीक है, आधुनिकता का परिणाम क्या है? वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है। इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एक विश्व व्यवस्था का सिद्धांत है। ठीक है, विश्व व्यवस्था यानी कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, और ये किसके द्वारा दी गई है? विश्व व्यवस्था का सिद्धांत वॉलस्टीन ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? वॉलस्टीन ने दिया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है यह तर्क किसका है कि वैश्वीकरण एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें वैश्विक और स्थानीय के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध निहित है, और साथ ही यह नई वैश्विक असमानताओं और स्थिरीकरण की ओर ले जाता है। ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, एंथोनी गिडेंस, मोरेन जिन्सबर्ग, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। वैश्वीकरण एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें वैश्विक और स्थानीय के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध निहित है, साथ ही यह नई वैश्विक असमानताओं और स्थिरीकरण की ओर ले जाता है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताएं, यहाँ पर एंथोनी गिडेंस है। ठीक है, एंथोनी गिडेंस है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण को आधुनिकता का परिणाम इन्होंने माना था। और यहाँ पर एंथोनी गिडेंस की कुछ पुस्तकें बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी है, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस है। ठीक है, इन बुक्स को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न पर विचार करें। 3 यहाँ पर दिए गए हैं कारण। पहला है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन, दूसरा है नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? नगरीकरण के कारणों के संबंध पर सही क्या है? सही यहाँ पर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन और नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रायः संबंध होता है। यहाँ पर देखिए, क्षेत्रीय अनुसंधान दिया गया है, संख्यात्मक अनुसंधान है, सकेंद्रित अनुसंधान है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही यहाँ पर क्या होगा? क्षेत्रीय अनुसंधान होगा, फील्ड वर्क होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम सहभागी अवलोकन की बात करें, ठीक है, इसका प्रयोग किसने किसने किया है? ठीक है, तो जॉन हॉवर्ड का नाम आपको याद रखना है। जॉन हॉवर्ड के द्वारा प्रयोग किया गया है। मेलानोव्स्की ने भी किया है। ठीक है, मेलानोव्स्की ने किया है, लिपले ने किया है, चार्ल्स बूथ ने किया है। ठीक है, चार्ल्स बूथ ने भी किया है। ठीक है, और अगर पूछा जाता है सर्वप्रथम किसने किया है, सर्वप्रथम प्रयोग, तो सर्वप्रथम प्रयोग में किसका नाम आता है? लिंडमैन का आता है। किस पुस्तक में किया है? पुस्तक इनसे संबंधित है, सोशल डिस्कवरी। ठीक है, जो 1924 में आती है। इसे भी याद रखेंगे, एग्जाम में ये बुक भी पूछी जाती है। ठीक है, सबसे पहले किसने प्रयोग किया, ये भी आता है। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है किसने किसने सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस में ग्रीन, मैकेवर एंड पेश, लुनबर्ग, एकॉफ यहाँ पर दिया गया है। वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, ये किसका कहना है?
ये किसका कहना है, ग्रीन का कहना है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन यहाँ पर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा कि संस्कृति और संरचना एक ही तथ्य को देखने के दो तरीके हैं? ऑप्शंस देख लीजिए, मैलिनोवस्की, रेमनफोर्थ, लेवी-स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन। चलिए बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। संस्कृति और संरचना एक ही तथ्य को देखने के दो तरीके हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है? मैलिनोवस्की, रेमनफोर्थ, लेवी-स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही होगा रेमनफोर्थ। ठीक है, रेमनफोर्थ होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना और सीखना दोनों बातें सम्मिलित होती है, उसे कहते हैं। ऑप्शन है समाजवाद, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, विसमाजीकरण यहाँ पर दिया गया है। ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना और सीखना दोनों बातें शामिल हैं, इसे क्या कहा जाएगा? इसे हम सोशलाइजेशन कहेंगे, समाजीकरण कहेंगे। ठीक है, समाजीकरण होगा, बच्चा या व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के ही मानदंडों, मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा सही। आखिरी प्रश्न है, गिडिन्स के अनुसार निम्न में से कौन आधुनिकता की मूल संस्थाओं का अंग नहीं है? यहाँ पर पूंजीवाद, उद्योगवाद, निगरानी क्षमताएं, लोकतांत्रिकरण दिया गया। कौन नहीं है ये बताना है। यहाँ पर क्या होगा? लोकतांत्रिकरण नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्र राज्य की बात की थी इन्होंने, राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट की बात की थी, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए, आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।